नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी आपके सामने बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फ्राइडे में आपके लिए लेकर के आता हूं रिवीजन सेशन, जहां पर हम पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। शुरुआत मैंने जनवरी से कर दी आप सभी के लिए। इसके पहले भी मैं 3 सेशन ले चुका हूं। आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहां आप ऊपर बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का आपको पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर के मेरी प्रीवियस क्लासेस भी चेक कर सकते हैं। रिवीजन बेस्ड क्लासेस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो जनवरी माह ही अभी चल रहा है, अभी आगे स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जनवरी माह का ही ये 4th सेशन है और हम शुरू करते हैं। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन से है। 75 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिए मैंने बताया ना, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, आंसर फटाफट करते रहिए। रिवीजन सेशन है तो थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ेंगे। इन विच सिटी इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल हैज ऑर्गेनाइज? किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव की शुरुआत की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव मनाया गया था पणजी में। दोस्तों, कहां मनाया गया था? पणजी में मनाया गया था। ठीक है, डीबी ग्राउंड इन पणजी। इट इज द 6 days ऑफ सेलिब्रेशन एंड एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। पर्पल महोत्सव बेसिकली उन लोगों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांग व्यक्ति हैं। उनके सशक्तिकरण के लिए इस समारोह का आयोजन किया गया था। पणजी गोवा में इसका आयोजन किया गया था। यह महोत्सव विकलांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्त के कार्यालय, गोवा सरकार के तहत समाज कल्याण निदेशालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। मतलब सिंपल इतना आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव कहां मनाया गया? पणजी गोवा में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांगों का सशक्तिकरण। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। Which of the following cities will host the International Kite Festival? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव इनमें से किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया? तो दोस्तों, 22 जनवरी को आपको पता है श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। उसके पहले अयोध्या में क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत करी गई थी। तो ये कहां मनाया गया दोस्तों? अयोध्या में मनाया गया। वैसे पतंगबाजी का महोत्सव और भी गुजरात में मनाया जाता है। खासकर हम जब मकर संक्रांति यानी कि 13 जनवरी या 14 जनवरी की जब बात करते हैं तब भी ये सेलिब्रेशन किया जाता है। बट अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव याद रखिएगा, अयोध्या में इसको ऑर्गेनाइज किया गया अहेड ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ राम टेम्पल। अब तो इनॉग्रेशन हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है, लेकिन एट दैट टाइम इसको मनाया गया था उद्घाटन से पहले। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ADA के द्वारा इसको मनाया गया था। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप फार्मा पार्क इन द स्टेट? तो इस तरीके के शब्द जब भी आपके सामने आए, फार्मा पार्क, सोलर पार्क, IT पार्क, इसका मतलब यह है एक ही तरीके की काम करने वाली नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एक जगह पर स्टैब्लिश कर दी गई है। उस एरिया को उस चीज का हब बनाया जा रहा है। तो क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है? फार्मा पार्क, मतलब फार्मा से संबंधित बहुत सारी कंपनियां एक ही जगह पर इकट्ठा हो रही। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट? तो ये स्टैब्लिश कर रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार। कहां पर? ललितपुर बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो ललितपुर, ठीक है, बुंदेलखंड का जो एरिया है वहां पर इस फार्मा पार्क को सेटअप किया जाएगा। 1472 एकड़ में 5 गांवों में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 5 गांवों में उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPSIDA के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो नंबर ऑफ फार्मा कंपनीज यहां पर इनवाइट की जाएंगी जो अपना वेंचर स्टैब्लिश करेंगी। बहुत सारे लोगों को इस तरीके के पार्क से रोजगार भी मिल जाता है। ठीक है, तो अगेन योजना 2 चरणों में सामने आएगी, जिसमें शुरुआती फोकस 300 एकड़ भूमि को कवर करने वाले तत्काल विकास के प्रयासों पर होगा। सर्वेक्षण के लिए पहचाने गए गांव में क्या किया जाएगा यहाँ पर? ठीक है, ये सारे के सारे गांव हैं। गांव कौन से हैं? सैदपुर है यहाँ पर, ठीक है, देन गड़ोली कला है, देन लरगान है, ठीक है, करौंदा है और यहाँ पर है रामपुर। इन सारे एरियाज को डेवलप किया जाएगा फार्मा पार्क के रूप में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिटल इसकी है लखनऊ। CM यहाँ के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। रिसेंटली द कर्नाटका हाईकोर्ट बैंड माइनिंग एक्टिविटीज नियर विच डैम? कर्नाटका सरकार ने अभी हाल ही में किस डैम के आसपास किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटीज को बैन कर दिया है? देखिए, डैम है, डैम के आसपास माइनिंग की जा रही। माइनिंग का मतलब क्या हो गया? खुदाई की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर खुदाई हुई, उससे डैम को अगर जरा सा भी प्रॉब्लम हुई तो आप सोचिए, अगर डैम कहीं धंसा या दबा तो सोचिए आप कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। तो दैट्स वाई कर्नाटका हाईकोर्ट ने बैन कर दिया है। किस डैम के आसपास? तो कृष्ण राज्य सागर डैम।
जो कि कावेरी नदी में बना हुआ है और मांड्या डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके 20 किलोमीटर के रेडियस में, रेडियस का मतलब होता है इस तरीके से, ये कृष्णराजा सागर डैम है, इसका पूरा रेडियस, ठीक है, ये पूरा रेडियस इसका मान लीजिए, ये रेडियस 20 किलोमीटर तक सीज है, यानी कि इसके 20 किलोमीटर तक किसी भी प्रकार की कोई माइनिंग एक्टिविटीज नहीं की जा सकेंगी। ये डैम की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डैम किस नदी पे बना है? कावेरी नदी पर। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। इस प्रकार के क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं कि कृष्णराजा सागर डैम कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा कहां पर स्थित है, ये स्थित है मांड्या कर्नाटका में और कावेरी नदी पर स्थित है। Then it is the main source of water to the district of Mysore. मैसूर जिले के लिए प्रमुख जल का स्रोत है, जल का संसाधन है। The water released from the dam flows into the state of Tamil Nadu and is stopped in the Meteor Dam. तमिलनाडु के मेट्यूर डैम में भी इसका जो पानी यहाँ से छोड़ा जाता है वो इकट्ठा किया जाता है। और कावेरी नदी की वाटर डिस्प्यूट तो आप जानते ही हो, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में काफी समय से चली आ रही है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? पहली महिला सूबेदार, फर्स्ट वीमेन सूबेदार कौन बनी है, जल्दी से बता दीजिए। तो पहली वीमेन सूबेदार बनी है प्रीति रजाक। प्रीति रजाक महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते हुए कदम है, और अगेन इस सरकार ने महिला सशक्तिकरण के जो प्रयास किए हैं उसी की तरफ एक ये कदम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हवलदार प्रीति रजाक, इनको प्रमोट किया गया है टू द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी, बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। पहली महिला बन गई सूबेदार रजाक। ये चैंपियन है, ट्रैप शूटर, ठीक है। आर्मी इन्होंने ज्वाइन करी थी मिलिट्री पुलिस कॉर्प्स में दिसंबर 2022 में, भी हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया था। शी वाज द फर्स्ट मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इनरोल्ड इन द आर्मी एज अ हवलदार इन द शूटिंग डिसिप्लिन। हवलदार के पद पे ज्वाइन किया था, लेकिन ये स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, शूटिंग डिसिप्लिन में इन्होंने ज्वाइन किया था। रजाक को सिल्वर मेडल भी मिल चुका है इन द ट्रैप वीमेंस टीम इवेंट ड्यूरिंग द 19th एशियन गेम्स हेल्ड इन हैंगझाओ चाइना। आप देखिए यहां से एक न्यूज और पता चल गई, 19वें एशियन गेम्स का आयोजन कहां किया गया? हैंगझाओ चाइना में किया गया, वहां इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। अब अगेन एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लीजिएगा, मैंने महिलाओं से संबंधित बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहां पर आपको बता दिए हैं, फटाफट उन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे कैप्टन शिवा चौहान, ये पहली महिला हैं जो कि पोस्ट करी गई हैं हाईएस्ट बैटलफील्ड, भारत की सबसे ऊंची या विश्व की सबसे ऊंची बैटलफील्ड युद्ध स्थल सियाचिन में। देन कर्नल सुचिता शेखर, ये पहली महिला अधिकारी हैं आर्मी सर्विस कॉर्प्स की, जो कि कमांड लेती हैं किसकी? कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की। देन इसके बाद हम बात करते हैं तो कर्नल गीता राणा पहली महिला अधिकारी हैं जिनको चाइना बॉर्डर, जो लद्दाख के पास में चाइना बॉर्डर है, वहीं पर इनको पोस्ट किया गया है। कर्नल प्रियंका सिंह की बात करें तो पहली वुमेन कमांडिंग ऑफिसर हैं, ठीक है, जो कि फ्रंट लाइन डिवीजन आर्मी सर्विस कॉर्प्स बटालियन, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग इंटीमेट सप्लाईज एंड ट्रांसपोर्ट कवर, तो यहां पर इनको नियुक्त किया गया। इसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह की बात करें तो राफेल स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट, यानी कि पहली महिला जिन्होंने राफेल को उड़ाया। देन लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पायस मुदगल, लेफ्टिनेंट आकांक्षा, ये 5 वो पहली महिलाएं हैं जिनको आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया। आर्टिलरी रेजिमेंट का मतलब जो तोप का रखरखाव यानी कि तोप चलाने का काम करती है। देन कर्नल सुनीता की बात करें तो पहली वीमेन ऑफिसर हैं जो कमांड कर रही हैं, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली में स्टैब्लिश है। कर्नल गीतिका कौल की बात करें तो पहली वीमेन आर्मी डॉक्टर हैं जिनको डिप्लॉय किया गया है सियाचिन में, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया है? ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की बात करें तो ट्राई भारत में टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करती है। जितनी भी आप टेलीकॉम कंपनीज के नाम सुनते हैं, जियो है, BSNL है, एयरटेल है, वी है, इन सब के लिए नियम कायदे कानून बनाने का काम ट्राई का है। तो ट्राई के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं दोस्तों अनिल कुमार लाहौती। अनिल कुमार लाहौती, ठीक है, ये फॉर्मल रेलवे बोर्ड चेयरमैन है, यानी कि ये एक जमाने में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब इनको कहां का? ट्राई का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। तो ट्राई का नया अध्यक्ष याद रखिएगा अनिल कुमार लाहौती, ये आपके सामने है अनिल कुमार लाहौती, ध्यान रखिएगा, बस इतना आपको पता हो, दैट्स इट। ट्राई की बात करें तो 20 फरवरी 1997 को ट्राई की स्थापना की गई थी। ये रेगुलेटरी बॉडी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, टेलीकॉम सेक्टर की। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। 1997 में टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 एस्टैब्लिश किया गया था, इसी के अंतर्गत इसकी स्थापना
की गई थी, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य आप सभी लोग जानते हैं, आपका हित का ध्यान रखना। जितने भी नियामक बनाए गए हैं उनका एक ही उद्देश्य है, जनता के हितों को ध्यान में रखना। हेडक्वार्टर्स का कहां पर लोकेटेड है? नई दिल्ली में लोकेटेड है, और यहां पर एक चेयरपर्सन होता है और नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर्स, यानी कि एक चेयरपर्सन 2 अदर मेंबर्स। कुछ ऐसा ही है जैसा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में भी क्या होता है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन जनवरी 2024, एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA imposed a fine of how much rupees on Air India for safety violation and a series of flight irregularities। तो फ्लाइट इररेगुलरिटीज के लिए, ठीक है, और अगेन 1 करोड़ रुपए का जुर्माना DGCA ने किस एविएशन कंपनी के ऊपर लगाया है जिसने सेफ्टी वायलेशंस के रूल को भी ब्रेक किया है? तो ये 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ठीक है, सॉरी, कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया? तो रुपए का जुर्माना है 1.1 करोड़, और किसके ऊपर लगाया गया है? एयर इंडिया के ऊपर लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। किसके ऊपर? एयर इंडिया के ऊपर यह जुर्माना लगाया गया है। तो एयर इंडिया, ठीक है, जो कि अब किसकी हो गई है? टाटा ग्रुप की हो गई है। एक जमाने में आप सभी लोगों को पता है सरकारी कंपनी थी, बट सरकार ने इसको बेच दिया, टाटा ने इसको खरीद लिया, और जब स्टार्टिंग भी टाटा ने ही इसकी करी थी। तो ऐसा कहा गया था कि एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है, टाटा के पास थी, टाटा के पास फिर से वापस आ गई है। तो एयर इंडिया अब टाटा ही संभाल रहा है। तो एक 1.1 करोड़ रुपीस का जुर्माना इसके ऊपर लगा दिया गया है फॉर सेफ्टी वायलेशंस, यानी कि कुछ सुरक्षा नियम थे जिनको इन्होंने तोड़ा था और फ्लाइट इररेगुलरिटीज थी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये जुर्माना लगाया गया। आप जुर्माना का राशि याद रखिएगा, किसके ऊपर लगाया है और किसने लगाया है। तो इस सिस्टम को रेगुलेट करने का काम है DGCA का, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अगला प्रश्न, Who has inaugurated the Diamond Jubilee celebration of the Supreme Court of India on 28th January at the Supreme Court Auditorium in Delhi? सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का उद्घाटन किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट, जल्दी से बताइए। देश का सर्वोच्च न्यायालय का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। और इस समय जो 50वें चीफ जस्टिस है इसके, वो है मिस्टर DY चंद्रचूड़, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, ठीक है, 28 जनवरी एट द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 28 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश हुआ था। 28 जनवरी 1950 को इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। हमारे देश का जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, यानी कि बनकर के तैयार तो पहले ही हो गया था, ठीक है, लेकिन लागू जब किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज आल्सो गिवन अप्रूवल ऑफ 800 करोड़ रुपीस फॉर द न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग। 800 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने और अप्रूव कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक नई बिल्डिंग बनकर के तैयार की जा रही है, और एस्टैब्लिश कब हुआ था मैंने आपको बता ही दिया, 28 जनवरी 1950 को। अगला जल्दी से बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स will be India's nomination for recognition as UNESCO World Heritage List for 2024-25? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची के रूप में मान्यता के लिए भारत का नामांकन होगा? जो 24-25 के लिए यूनेस्को के लिए, ठीक है, जो नामित किया गया है, वो नामित किया गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, यानी कि मराठा मिलिट्री के जहां जहां भी स्थल रहे हैं वो सभी स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए 24-25 के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। सारे के सारे स्थल, जितने भी स्थल, यानी कि जितने भी मराठा किले रहे हैं, ठीक है, जहां जहां मराठा आर्मी रही है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 कंपोनेंट पार्ट ऑफ दिस नॉमिनेशन, ठीक है। ये है सलहेर का किला, शिवनेरी का किला, लोहागढ़, खंडेरी फोर्ट, ठीक है, रायगढ़, ठीक है, देन यहाँ है प्रतापगढ़, देन है सुवर्ण दुर्ग, देन पन्हाला फोर्ट, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग इन महाराष्ट्र एंड गिंगी फोर्ट इन तमिलनाडु। तो ये मराठा लैंडस्केप है, यानी कि मराठा की आर्मी जहां जहां रही है वहां वहां ये सारे काम किए गए हैं, ठीक है। मतलब इसको यूनेस्को के लिए नामित किया गया। अभी इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्तमान में कितने स्थल हैं? तो 42 स्थल हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, Which of the following organization has declared as an unlawful association by the government of India for a further period of 5 years under the UAPA? UAP का मतलब है Unlawful Activities Prevention Act। इस एक्ट को लाया गया था आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। तो UAPA के अंतर्गत ही अगले 5 सालों के लिए, अभी भी वो बैन में ही थी ऑर्गेनाइजेशन, और अगले 5 सालों के लिए इसके बैन को बढ़ा दिया गया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिमी,
स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है इसका। तो सिमी की जो एक्टिविटीज हैं वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत आती हैं और इस संस्था के सभी प्रकार की एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया गया था। ये बैन में ही संस्था चल रही थी, लेकिन अगले 5 वर्षों के लिए इसके बैन को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो सिमी का लास्ट बैन जो इंपोज किया गया था 31 जनवरी 2019 के लिए। तो 31 जनवरी 2019 से 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया था। 31 जनवरी 2024 में ये जो समय समाप्त हो रहा था, तो अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वॉन द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड एट द 75th रिपब्लिक डे परेड, 75वें गणतंत्र दिवस परेड। चीफ गेस्ट याद रखिएगा, चीफ गेस्ट इसके कौन थे? इसके चीफ गेस्ट थे दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन। कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, ये कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। अब जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद ये काम किया जाता है कि अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड मिला है उड़ीसा को। वैसे मैं यहां पर पूरी लिस्ट आपको दिखा देता हूं, पूरी लिस्ट। ठीक है, पूरी लिस्ट यहां पर देख लीजिएगा अवार्ड्स की। बेस्ट अगर हम टैब्ल्यू की बात करें तो जजेस चॉइस और पीपल चॉइस, ये 2 कैटेगरीज हैं यहां पर। फर्स्ट पुरस्कार मिला है उड़ीसा को जजेस चॉइस में और गुजरात को पीपल्स चॉइस में। सेकंड की बात करें तो गुजरात को मिला है, उत्तर प्रदेश को पीपल्स चॉइस में। थर्ड की बात करें तो जजेस चॉइस में मिला है तमिलनाडु को और पीपल्स चॉइस में मिला है आंध्र प्रदेश को। बेस्ट टैब्ल्यू अमंग्स मिनिस्ट्रीज, किस मंत्रालय या विभाग की टैब्ल्यू सबसे बेस्ट थी? वो था दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देन बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट की बात करें तो ये था सिख रेजिमेंट मार्चिंग कंटिजेंट और इधर पीपल्स चॉइस में आता है राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट। ठीक है, मार्चिंग कंटिजेंट। देन बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट इन सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, उसमें अगर हम बात करें तो बेस्ट है यहां पर दिल्ली पुलिस वीमेन मार्चिंग कंटिजेंट, दिल्ली पुलिस का महिला विंग और सीआरपीएफ वीमेन मार्चिंग कंटिजेंट। देन स्पेशल प्राइज की बात करें तो एक तो सीपीडब्ल्यूडी को मिला है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और दूसरा है यहां पर वंदे भारतम डांस ग्रुप। ठीक है, शुरुआत रिपब्लिक डे परेड की स्टार्टिंग आप देखोगे तो इस बार की वंदे भारतम डांस ग्रुप से ही हुई थी, जो कि 100 महिलाओं का एक ग्रुप था जो डांस करते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ा था। और जिस पथ पर पहले उसका नाम क्या था? राजपथ, किंग्सवे, अब उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ भी कर दिया गया है, वो भी याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, फटाफट बताइएगा। कौन सा देश विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 फाइनल की मेजबानी करेगा? 2027 फाइनल की मेजबानी कौन करेगा? ये मेजबानी दोस्तों मिल गई है न्यूजीलैंड को। ठीक है, सॉरी, इसका सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। हाँ, न्यूजीलैंड नहीं है, इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है इंग्लैंड। इंग्लैंड को ये मेजबानी का राइट मिल गया है। तो 2027 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा, कहां पर आयोजित किया जाएगा? इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो फार इंडिया है प्लेड इन द बोथ WTC फाइनल्स, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर चुकी है 2021 में भी, 2023 में भी। वाइल इंडिया लॉस्ट टू न्यूजीलैंड इन द इनॉग्रल फाइनल, द रोहित शर्मा लेड साइड लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया इन द समिट क्लैश लास्ट ईयर इन जून, यानी कि 2023 में। ठीक है, हम किससे हार गए? ऑस्ट्रेलिया से हार गए रोहित शर्मा की कप्तानी में। ठीक है, तो फाइनल में हम पहुंचे थे 2021 में भी, 2023 में भी। अब देखते हैं आगे 2027 में क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के बारे में फटाफट देख लीजिएगा। 15 जून 1909, हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। CEO की बात करें तो जियोफ अलार्डेज हैं, जनरल मैनेजर की बात करें वसीम खान है और मेंबरशिप की बात करें तो 108 सदस्य हैं इसके। आगे आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। द इंडियन पेयर ऑफ हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इन कायरो इजिप्ट। कायरो इजिप्ट में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में किस भारतीय जोड़ी ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जोड़ी है रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक। रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ये जोड़ी है जिसने क्या किया है? ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। तो भारत का पहला गोल्ड इन्होंने जीता है कायरो इजिप्ट में, ने याद रखिएगा। ये जोड़ी है रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, अर्लियर अर्जुन बबूता और सोनम उत्तम ने भी क्या किया है? सिल्वर जीता है 10 मीटर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में। 10 मीटर, ठीक है, राइफल मिक्स टीम इवेंट में, इतना ध्यान रखना है। दैट्स इट। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप? वीमेंस वर्ल्ड कप किसने जीत लिया है? तो वीमेंस वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीत पाया है, नीदरलैंड ने जीत लिया है। नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड इन द फाइनल। ठीक है, नीदरलैंड से इंडिया हार गया। इंडिया फिनिशेस एज रनर अप।
इंडिया रनर अप फिक्स और जीता कौन है? नीदरलैंड। तो गोल्ड मेडलिस्ट में कौन आ गया? नीदरलैंड, क्योंकि टॉप पे है, ठीक है। देन सिल्वर मेडल में है इंडिया, यानी कि दूसरे नंबर पर रहा है, और तीसरे नंबर पर यहां रहा है पोलैंड, जो कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहा है। ये अवार्ड आप यहां पर देख सकते हैं, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट जूनियर प्लेयर, टॉप स्कोरर, वीमेंस चैलेंजर्स ट्रॉफी विनर और रनर अप। ये सारे के सारे अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से पढ़ते रहिएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तन्मय अग्रवाल ने हैदराबाद के नेक्स्ट जेन क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2023-24 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 147 गेंदों में सबसे तेज प्रथम श्रेणी तिहरा शतक बनाया। वह किस टीम के लिए खेले हैं? 300 रन बनाए हैं 147 गेंदों में, तो ये फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी है। तो ये फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी बनाई किसने है? तन्मय अग्रवाल ने बनाई है। पूछा जा रहा है, ठीक है, वो किस टीम के लिए खेल रहे थे? ये खेल रहे थे दोस्तों हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के लिए। तो हैदराबाद के बैटर हैं, नाम है तन्मय अग्रवाल। 147 बॉलों पर 300 रन बनाया है। कहां पर बनाया है? तो रणजी ट्रॉफी 2023-24 कहां खेला जा रहा था? नेक्स्ट जेन क्रिकेट ग्राउंड हैदराबाद में ये गेम खेला जा रहा था। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तन्मय अग्रवाल ने ट्रिपल सेंचुरी में रिकॉर्ड बना दिया भारत के लिए, 147 गेंदों में ट्रिपल सेंचुरी। आगे आते हैं अगला प्रश्न। एमओयू बिटवीन इंडिया एंड बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी सेक्टर में भारत ने किस देश के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और वो देश जिसके साथ हस्ताक्षर किए गए हैं, दोनों मिलकर के आईटी सेक्टर को डेवलप करने का काम करेंगे। तो ये यहां पर है ओमान दोस्तों, ओमान। तो इंडिया ने ओमान के साथ में एमओयू साइन कर दिया। किस बात के लिए? आईटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए। बस इतना आपको याद रखना है, आईटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए, क्योंकि भारत जो है, ठीक है, आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो आईटी क्षेत्र के सपोर्ट के लिए ऐसा किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं एक और एमओयू। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एमओयू टू जॉइंटली फंड साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, डीकार्बनाइज्ड हाइड्रोजन, मरीन साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये अगेन, जब भी एक देश दूसरे देश के साथ कोई एमओयू साइन करता है, तो वहां पर इस बात का देखा जाता है कि फील्ड कौन कौन सी है। तो यहां पर किसको डेवलप करने के लिए? हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, डीकार्बनाइज्ड हाइड्रोजन यानी कि इस तरीके से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है कि डीकार्बनाइज्ड हो सके, यानी कि कार्बन का इस्तेमाल ना हो सके। देन मरीन साइंस, ठीक है, समुद्री विज्ञान, और अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये किसके साथ किया गया है, जल्दी से बताइए। तो ये जो एमओयू साइन किया गया है, ये एमओयू साइन किया गया है फ्रांस के साथ में। फ्रांस के राष्ट्रपति जो आए थे, एट दैट टाइम इसको साइन कर लिया गया था फ्रांस के साथ में। और आगे आते हैं, किसके साथ एमओयू साइन किया गया है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जनता को जो चीजें दी जा रही हैं वो डिजिटली रूप में अवेलेबल हों। इसके लिए जो एमओयू साइन किया गया है वो क्यूबा के साथ में साइन किया गया, क्यूबा के साथ में, क्यूबा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैती ने एमओयू साइन किया है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जनता को जो सुविधाओं की चीजें मिल रही हैं, जैसे ई गवर्नेंस को लॉन्च कर देना, ये सब चीजें, ठीक है। अगला प्रश्न। रिसेंटली इन 2024 द 4th एडिशन ऑफ ऑरेंज फेस्टिवल, संतरा का महोत्सव, संतरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? बेसिकली संतरा फेमस है नागपुर का, जिसको जीआई टैग भी मिला है, लेकिन नागपुर में ये आयोजन नहीं किया गया है। ये आयोजन कहाँ किया गया है? नागालैंड के कोहिमा में किया गया है। नागालैंड के कोहिमा में किया गया है इसका आयोजन, कोहिमा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और एनुअल, हर साल इसका आयोजन किया जाता है संतरा महोत्सव। तो संतरा की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए और यहाँ के जो किसान इसका उत्पादन करते हैं उनको और प्रमोट करने के लिए, संतरा की मार्केटिंग करने के लिए इस तरीके के फेस्टिवल आयोजित किए जाते रहते हैं। अगला, डॉक्टर नित्या आनंद, द डेवलपर ऑफ इंडियाज फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, passed away at the age of 99. What was the name of the pill included in India's National Family Program in 2016? भारत का जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था 2016 का, उसमें इनके द्वारा जो गर्भ निरोधक गोली बनाई गई थी सबसे पहली, ठीक है, वो इंक्लूड करी गई थी। तो वो गर्भ निरोधक गोली की अगर बात करें तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों सहेली। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल था, ध्यान रखिएगा। एज ऑफ 99 डॉक्टर नित्यानंद ने डेवलप किया था, डॉक्टर नित्यानंद, ठीक है। ये पास्ड अवे हो गए, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेवलपर ऑफ सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। आगे आते हैं फटाफट अगले प्रश्न की ओर। फोनपे के सीईओ कौन बन गए हैं? फोनपे इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस के सीईओ। तो सीईओ फोनपे आप जानते हो जिससे आप पेमेंट करते रहते हो ऑनलाइन, उसी की मैं बात कर रहा हूं, और इसका सही ऑप्शन है रितेश पाई।
रितेश पाई इज द राइट ऑप्शन। तो रितेश पाई को बना दिया गया है फोन पे के सीईओ। फोन पे की बात करें तो एस्टैब्लिश हुआ है 2015 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। फाउंडर कौन है इसके? समीर निगम, राहुल चरी, ठीक है, बुर्जन इंजीनियर। फटाफट आगे प्रश्न पर आते हैं। संसदीय चुनाव जीतने के बाद भूटान का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीतने के बाद भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? ये बनने जा रहे हैं, और बनने जा रहे हैं कि आप तो बन ही गए हैं। इनका नाम है त्शेरिंग तोब्गे। त्शेरिंग तोब्गे ये भूटान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने जा रहे हैं, और ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चुनाव जीत लिया तो सेकेंड टाइम। यहाँ के मेन हेड की बात करें तो ड्रक गैल्पो, या हेड की बात करें राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। करेंसी नगल्ट्रम है और कैपिटल भूटान की क्या है? थिम्पू है, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पर कौन सी चलती है? डिजोंगखा। आगे आते हैं फटाक से अगले प्रश्न पर। तंजानिया में जो जंजीबर कैंपस है वो आईआईटी, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यहां पर आईआईटी मद्रास के द्वारा जंजीबर तंजानिया में एक कैंपस लॉन्च किया गया। अब इसके बाद आईआईटी मद्रास किस जगह पर अपना दूसरा कैंपस लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो ये योजना जो बना रहा है दोस्तों, श्रीलंका में लॉन्च करने की बना रहा है। श्रीलंका में अपना दूसरा कैंपस खोलने जा रहा है। और एक बात और याद रखिएगा, आईआईटी दिल्ली भी अपना पहला जो इंटरनेशनल संस्थान खोलने जा रहा है वो कहां पर? यूएई में ओपन करेगा। तो आईआईटी मद्रास तो जंजीबर तंजानिया ओपन कर चुका है, दूसरा श्रीलंका में बना रहा है, और ये याद रखिएगा यूएई। श्रीलंका के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। कैपिटल है श्री जयवर्धने कोटेपुरे, ठीक है। देन अगेन कोलंबो की बात कर रहा हूं यहां पर। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। रेनिल विक्रम सिंघी प्रेसिडेंट हैं। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो दिनेश गुनावर देना। अगला प्रश्न है, ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न है। इंडियन रेलवेज हैज अचीव्ड 6577 रूट किलोमीटर्स इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कैलेंडर ईयर। द इंडियन रेलवे हैज सेट अ टारगेट टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बाय व्हिच ईयर? ग्रीन रेलवे का मतलब पूरा इलेक्ट्रीफाइड कर देना है रेलवे को। तो ग्रीन रेलवे कब तक बनाने की उम्मीद है? तो भारत 100% ग्रीन रेलवे बन जाएगा 2030 तक, ऐसा कंफर्मेशन दिया गया। तो जितने जितने रूट हैं वो सभी इलेक्ट्रीफाइड किए जा रहे हैं। तो अगेन कैलेंडर ईयर 2023 में 6577 किलोमीटर के ट्रेन के रूट को इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है। 2030 तक कंप्लीट जितना भी है उसको इलेक्ट्रीफाइड करके ग्रीन रेलवे में अपना नाम बना लेगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रूपाला ने लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ पारादीप फिशिंग हार्बर। पारादीप फिशिंग हार्बर का मतलब जहां से मछलियां पकड़ी जाती हैं, इसी के 108.91 करोड़ में इसको रीडेवलप करने जा रहे हैं। तो पारादीप पोर्ट कहां पर स्टैब्लिश है? ये उड़ीसा में है, पारादीप फिशिंग हार्बर। तो इतना ही आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।